हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। आज का जो मेरा लेसन है वो क्लास 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट्स के लिए है ये। और जो लेसन है वो आपका लेजर यानी कि खाता वही है। तो खाता वही में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें खाता वही से आशय, परिभाषा एवं स्वरूप, लेखांकन में खाता वही की भूमिका, आवश्यकता एवं उपयोगिता, खाता वही में पोस्टिंग से आशय, खतौनी करने के सिद्धांत एवं मिश्रित लेखी खतौनी करना, खातों को बंद करना एवं उनके शेष निकालना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर्स होता है आपका लेजर में पोस्टिंग करना, क्योंकि आप बीकॉम, एमकॉम, बी इंटर सब में लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम खाता वही यानी कि लेजर के बारे में हम समझेंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको जर्नल पढ़ाए थे यानी कि रोजनामचा पढ़ाया था, जिसकी मेरी वीडियो बनी हुई है 2-3, उसको आप सभी स्टूडेंट दोबारा से देख लीजिएगा, जिससे खाता वही आपको, क्योंकि अकाउंटिंग जो हमारी चलती है वो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है, क्रम में पढ़ना पड़ता है। तो सीक्वेंस में जो क्रम था उसमें सबसे पहले लेन देन को जर्नल में लिखा जाता था, जर्नल के बाद जर्नल से ही लेजर में पोस्टिंग की जाती है यानी कि खाता वही बनती है। तो जर्नल उसके लिए आप देख लीजिएगा जर्नल की वीडियो आराम से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जर्नल में हमने देखा था कि जर्नल में क्या होता था, लेजर में रोजनामचे में जब हम पोस्टिंग करते थे तो जितने भी हम लेन देन करते थे उन लेन देनों को तिथिवार जिस प्रारंभिक पुस्तक में लिखा जाता था उसे हम जर्नल या रोजनामचा कहते थे। तो रोजनामचे में जैसे सपोज कर लीजिएगा आपने 1 जनवरी को 20,000 रुपये का माल खरीदा, तो एंट्री बनाएंगे आप क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का। अगर आपने फिर 1 जनवरी के बाद 10 जनवरी को मोहन से 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा, तो एंट्री बनाएंगे क्रय खाता ऋणी मोहन खाते का। फिर आपने माल बेचा नगद 50,000 रुपये का, तो एंट्री बनाएंगे रोकड़ खाता ऋणी विक्रय खाते का। ऐसे ही फिर आपने किसी को उधार बेचा, ऐसे ही पूरे 1 महीना 1 साल अगर आप देखें तो 1 महीने में आपने 20 बार माल खरीदा भी, 20 बार माल बेचा भी। ऐसे ही आपने मजदूरी 10 बार दी, 10 बार सैलरी का भुगतान करा। तो आपका क्योंकि तिथिवार एंट्री होती है जर्नल में यानी कि रोजनामचे में, तो तिथिवार आज जो माल खरीदा आज एंट्री होगी, कल जो खरीदा कल एंट्री होगी, अगले दिन खरीदा अगले दिन, ऐसे नेक्स्ट डे, ऐसे पूरे 1 साल की एंट्रियां आपकी कई जगह पर होंगी। ऐसे 1 साल की जो आपकी विक्रय संबंधित लेखे हैं वो विक्रय की कई जगह लेखे होंगे। अब आप ज़रा ये बताइएगा कि अगर आपको ये जानकारी लेना है कि हमने टोटल 1 साल में कितना रुपए का कुल माल खरीदा, तो इसके लिए कैसे, जितनी जगह आपकी क्रय की एंट्री हैं उन सब एंट्री को, उन सब लेखों को आप एक अलग रफ पेपर पे सबको अलग अलग लिखकर सबका टोटल कर लीजिएगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी टोटल माल कितने रुपए खरीदा। अब आपको ये देखना है कि हमने पर्टिकुलर, जैसे एक मोहन व्यक्ति था उससे उधार खरीदा था, अब उससे हमने 4-5 बार माल खरीदा, तो ये देखना है कि मोहन को हमें कितने रुपए देना है। तो मोहन की जहाँ जहाँ आपने उधार खरीदा तो मोहन का भी एक जगह टोटल करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करने के लिए अलग अलग टोटल कर करके आपको ये सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये अलग अलग टोटल ना करके हम क्या करते हैं कि खाता वही बना लेते हैं। खाता वही का मतलब होता है एक खाते से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाना, एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाना। जैसे मान लीजिएगा आप जब खाता वही में क्रय खाता बनाएंगे तो क्रय से संबंधित कौन कौन सी जानकारी कि आपने टोटल 1 साल में कितना क्रय किया, या 1 महीने के लेन देन आपके लिए जर्नल में लिखे हुए हैं, तो टोटल 1 महीने में आपने टोटल कितने रुपए का क्रय किया, ये जानकारी उससे मिल जाएगी क्रय खाते से। इसके अलावा आपको ये जानकारी मिल जाएगी इसमें नकद क्रय कितने का है, इसमें उधार क्रय कितने का है, ये भी मिल जाएगी, क्योंकि नकद क्रय में रोकड़ का नाम लिखा होगा, उधार क्रय में उन व्यक्तियों का नाम लिखा होगा। तो क्रय से संबंधित जो भी जानकारी है वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी जब आप क्रय खाता, तो समझ में आ गया होगा आपका। ऐसे ही विक्रय संबंधित विक्रय खाता बनाएंगे तो विक्रय संबंधित की टोटल 1 साल में कितने रुपए का विक्रय किया आपने, उसमें उधार विक्रय कितना है, नगद विक्रय कितना है, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि जिन लोगों का नाम अगर किसी का लिखा उस खाते में तो वो उधार है, और रोकड़ जो लिखा हुआ तो वो नगद विक्रय है।
तो ये सब जानकारी विक्रय खाते से। ऐसे रोकड़ खाते से रोकड़ से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, कितने रोकड़ बिजनेस में आई थी और कहाँ कहाँ से आई थी, कितनी रोकड़ बिजनेस से गई है और कहाँ कहाँ गई है, और इस समय रोकड़ कितनी बची हुई हमारे व्यापार में रखी हुई है, ये जानकारी आपको रोकड़ खाते से मिल जाएगी। ऐसे पूंजी खाता बनाएंगे तो हमारे बिजनेस में पूंजी कितनी लगी है, ये जानकारी पूंजी खाते से मिल जाएगी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि खाता बही का मतलब है जो आपकी रोजनामचे में अलग अलग तिथिवार जो एंट्रियां अलग अलग बनी हुई हैं, तो उस पर्टिकुलर एक खाते की संपूर्ण जानकारी कहाँ से आपको मिलेगी, खाता बही में खाते बनाने से। तो खाता बही से अब थोड़ा सा आशय देखिए, इसमें पढ़ के देख लें परिभाषा भी। खाता बही पुस्तपालन बुक कीपिंग की एक प्रमुख पुस्तक होती है जिसमें समस्त व्यापारिक लेन देनों को उचित ढंग से संबंधित खातों में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित खातों का मतलब है क्रय खाते का जितना है वो क्रय खाते में लिखा जाएगा, विक्रय खाते का जितने भी लेन देन हैं, जितने भी रोजनामचे में प्रविष्टियां हैं वो विक्रय खाते में लिखी जाएंगी, पूंजी खाते का पूंजी खाते में लिखी जाएंगी, आहरण खाते की आहरण खाते में, और वेतन खाते की वेतन में, और आपका मजदूरी खाते का मजदूरी। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं इसमें बायां पक्ष जो होता है उसे डेबिट या ऋणी कहते हैं, दाएं पक्ष यानी कि बायां इधर वाला और दायां इधर वाला, दाएं पक्ष को धनी या क्रेडिट कहा जाता है। इसके बाद इस बही में सभी प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। आपका व्यक्तिगत खाते भी बनाए जाते हैं। व्यक्तिगत खातों का मतलब होता है किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था के खाते, वो व्यक्तिगत खाते से होते हैं। अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, ये भी व्यक्तिगत खाते होते हैं, ये भी बनाए जाते हैं। वास्तविक खाते का मतलब है रोकड़, संपत्ति, माल, क्रय विक्रय, इसके भी खाते बनाए जाते हैं। नाम मात्र का मतलब है मजदूरी, वेतन, कमीशन, ये नाम मात्र खातों में आते हैं, इसके खाते भी खोले जाते हैं, जिनको देखकर किसी भी खाते से संबंधित किसी भी समय आवश्यक जानकारी सही सही रूप में प्राप्त हो जाती है। अब कुछ परिभाषाएं देख लें इसमें। तो परिभाषा देखिए, स्टैनले आर रोलैंड ने दी है एक परिभाषा इसमें। उन्होंने कहा है लेखांकन की प्रमुख पुस्तक खाता बही है। बिल्कुल सही है भाई, लेखांकन की जो पुस्तकें हैं उसमें आपकी रोजनामचा भी है, खाता बही भी है, ये प्रमुख पुस्तक होती है। इसका प्रत्येक पृष्ठ खड़े रूप में दो भागों में बटा होता है, एक बायां पक्ष ऋणी और दायां पक्ष धनी। इस पुस्तक में खातों का वर्णन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खातों का वर्णन का मतलब है इसमें क्रय खाता खुलेगा तो क्रय का वर्णन होगा, विक्रय खाता खुलेगा तो विक्रय का, पूंजी खाता तो पूंजी का। इसके बाद जीवी बिक्री साहब ने क्या कहा था, खाता बही अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण पुस्तक है। बिल्कुल सभी लोगों ने यही कह रहे हैं। इसमें विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाता है। इसे क्या करा जाता है, विभिन्न विभागों में विभक्त किया। विभाग का मतलब है जो खाते होते हैं वही उसके विभाग होते हैं, जैसे क्रय खाता, विक्रय खाता और कमीशन खाता, मजदूरी खाता। ये खाते की संज्ञा जिन्हें खाते की संज्ञा दी जाती है। J.R. बार्टोलोम्यू खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन उचित रूप से संबंधित खातों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी में विभाजन करके उतारे जाते हैं। बिल्कुल सही है, विभिन्न श्रेणी का मतलब है क्रय खाते की एक श्रेणी हो गई, तो क्रय से संबंधित जितने लेन देन है वो क्रय खाते में। कहने का मतलब सबने वही बात कही है कि विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न खाते होते हैं, इसमें खाता बही में खोले जाते हैं, जिससे संपूर्ण जानकारी उससे संबंधित मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है कॉमर्स को सीखिए, रटिएगा नहीं। मेरी सारी वीडियो देखिए तो 100% आप कॉमर्स को सीख जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा रिटन वर्क भी आपके इससे संबंधित प्रश्न भी आप अपनी बुक में देख लिया करें, और बुक में जो प्रश्न दिए हों उससे संबंधित जो उत्तर हैं वो आप लिखते रहिएगा। रटने की कोशिश मत करिए, समझा हुआ होगा तो आप आराम से एग्जाम में भी लिख पाएंगे। अब देखिए खाता बही का जो प्रारूप देखें तो खाता बही में खोले जाने वाले जो खाते होते हैं, जो प्रारूप होता है वो निम्न प्रकार होता है। इसमें देखो बच्चों 8 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम जो होते हैं वो ऋणी पक्ष के होते हैं और 4 कॉलम जो होते हैं वो धनी पक्ष के होते हैं। पहला कॉलम आप देख रहे हैं, पहला कॉलम जो होता है आपका, ये आपका ऋणी पक्ष होता है ये, और ये आपका धनी होता है ये वाला। इसमें जो 4 कॉलम है, पहला कॉलम आपका दिनांक का होता है, दूसरा कॉलम आपका विवरण का होता है, तीसरा जेएफ का मतलब होता है यानी रोजनामचा पृष्ठ संख्या, जर्नल फोलियो, जहाँ पर रोजनामचे आपने जिस पेज पे बनाया उसका नंबर लिख दिया जाता है, पेज का नंबर। वैसे इसका यूज़ मोस्टली होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है।
इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो आता है आपका धनी पक्ष में आप देखें, उसमें भी यहाँ पर देखिए 4 कॉलम हो गए, दिनांक, विवरण, रोजनामचा और धनराशि। धनराशि ये ऋणी की होती है और ये धनी की। धनी में भी 4 कॉलम होते हैं, दिनांक, विवरण, रोजनामचा और धनराशि। तो 4-4 कॉलम हो गए, यानी टोटल दोनों साइड में 8 कॉलम होते हैं। अब खाता बही के प्रारूप का स्पष्टीकरण तो वही है, दिनांक होगी, इसमें विवरण होगा, रोजनामचा पृष्ठ संख्या, तो रोजनामचा पृष्ठ संख्या, क्योंकि ये जर्नल से बनता है रोजनामचे से, तो रोजनामचा जिस पृष्ठ पर बना है वही पृष्ठ की जब हम इसमें पोस्टिंग करेंगे खाता बही में, तो वही पृष्ठ की संख्या यहाँ पर लिख देंगे कि इस पृष्ठ पर इसका रोजनामचा देखने को मिलेगा। इसके बाद आती है धनराशि, तो धनराशि ऋणी की ऋणी में लिख दी जाती है, धनी की धनी में। अब थोड़ा लेखांकन में जो खाता बही की भूमिका होती है, आवश्यकता होती है, उपयोगिता, कि आखिर हम खाता बही क्यों बनाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, हमें क्या आवश्यकता है, उसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लें क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो लेखांकन में खाता बही की भूमिका थोड़ा सा इसे पढ़ लें। खाता बही अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। ये बही रोजनामचे तथा अन्य सहायक बहियों से तैयार की जाती है। देखिए, आपको पहले थोड़ा सा मैं समझा दूं इसके बारे में। देखिए, जो छोटे व्यापारी होते हैं वो सबसे पहले अपनी जो प्रारंभिक पुस्तक होती है वो या तो स्मरण बुक बनाते हैं। स्मरण बुक एक रफली बुक होती है जिसमें पेंसिल से लिख देते हैं, कुछ अगर कटिंग हो तो उस बुक में हो। लेकिन कुछ व्यापारी स्मरण बुक नहीं भी बनाते, यानी कि मेमोरेंडम बुक भी नहीं भी बनाते, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, जर्नल यानी कि रोजनामचा बनाते हैं। यानी जो संबंधित लेन देन होते हैं वो रोजनामचे में तिथिवार प्रविष्ट कर दिए जाते हैं, प्रविष्टि कर दी जाती है उसकी। लेकिन एक बात बताइए, एक व्यापारी है, वो दिन भर में 1000 लोगों से माल का क्रय विक्रय लेन देन करता है, तो क्या वो 1000 जर्नल एंट्री बनाएगा? तो उसे बहुत टाइम लगेगा। तो कभी कभी कुछ व्यापारी जिनके यहाँ लेन देनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो रोजनामचा भी ना बनाकर डायरेक्ट सहायक बहियाँ रख लेते हैं, सहायक बहियों में डायरेक्ट प्रविष्टि कर देते हैं। अब वो सहायक बहियाँ कौन कौन सी हों? मोस्टली सहायक बहियाँ जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। पहली सहायक बही जो होती है, जैसे क्रय बही, ठीक, जिसे हम कहते हैं परचेज बुक, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रहे, ये मैं क्रय बही कह रहा हूँ, क्रय खाता नहीं कह रहा हूँ। क्रय खाता और क्रय बही में थोड़ा सा अंतर होता है, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्रय बही जो होती है, क्रय बही में केवल उधार क्रय की लेखे होते हैं डायरेक्ट, और जो क्रय खाता होता है उसमें उधार और नगद दोनों क्रय के लेखे होते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो बही जब मैं कहूँ तो अलग चीज़ होती है, खाता जब कहूँ तो अलग चीज़ होती है, इसको ध्यान में रखें। तो जैसे क्रय बही, ऐसे ही आपका विक्रय बही, फिर क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, इसके बाद आता है आपका रोकड़ बही, इसके बाद आता है आपका BR यानी कि प्राप्त बिल और देय बिल, ठीक है, प्राप्त बिल और देय बिल। और इसके अलावा जो आता है आपकी 8वीं बही जो आती है वो जर्नल प्रॉपर यानी कि रोजनामचा प्रॉपर कह दी, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। ये 8 बहियाँ आपकी बना करती हैं। तो इन 8 बहियों में जो है आप कैसे, देखिए, बही का मतलब है सिंपल सी एक कॉपी है आपका, एक पुस्तक है, उस पर आपने ऊपर लिख दिया क्रय बही। क्रय बही का मतलब है अब इसमें केवल उधार क्रय के लेखे होंगे। उधार क्रय के लेखे क्या होंगे? क्रय बही ऊपर लिख दिया, आपको अंदर लिखना जिन जिन व्यक्तियों से आपने उधार क्रय किया है उनका नाम लिख देना। जैसे राजेश से खरीदा तो राजेश के नाम में इतने रुपए, राजेश के जमा इतने रुपए, ठीक है, क्योंकि जब खरीदते हैं तो किसी के पैसे हमारे पास जमा होते हैं। मोहन से खरीदा, मोहन के जमा से हमसे, ऐसे उनके लिख देना। ऐसे जब बेचेंगे तो उनके नाम में लिख देना। जैसे विक्रय बही में विक्रय संबंधित लेन देन होते हैं तो उनके नाम में लिख देना, ठीक है। और ऐसे ही रोकड़ से संबंधित, रोकड़ का मतलब जितना पैसा आया है, जितना पैसा गया है, उनका लेखा रोकड़ बही में होगा। अब मैंने अभी बताया आपको पुस्तक, क्रय बही और क्रय खाते में अंतर होता है। देखिए, जब हम क्रय खाता बनाते हैं तो नकद और उधार दोनों क्रय के लेखे क्रय खाते में लिखते हैं, लेकिन जब क्रय बही बनाते हैं तो क्रय बही में केवल उधार क्रय का लेखा लिखा जाता, नगद क्रय का लेखा डायरेक्ट रोकड़ बही में लिखा जाता। तो ये तो बात मैं ये कर रहा था कि जो व्यक्ति जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा आपको लेन देन होते हैं तो वो रोजनामचा ना बनाकर डायरेक्ट ये बहियाँ रख लेता और इन बहियों से बाद में खाते बना लेता।
लेकिन अभी हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि पहले हमने रोजनामचा बनाया, अब रोजनामचे से जर्नल में लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी, यानी कि आपके रोजनामचे से खाता बही कैसे बनेगी। वो थोड़ी मैंने जानकारी दे दी आपको कि रोजनामचा बड़े बड़े व्यापारी नहीं भी बनाते तो उसकी जगह पर क्या बनाते हैं। अभी हमारा टॉपिक यहीं रहेगा, तो इसकी भूमिका के बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें व्यक्तिगत कह रहा है ये बही रोजनामचा तथा अन्य सहायक बहियों से तैयार की जाती। जब रोजनामचा कभी कभी नहीं बनाते बड़े व्यापारी तो उन्होंने सहायक बहियाँ वो 8 प्रकार की रखी होंगी और वो 8 प्रकार की सहायक बहियों से भी खाते बना लेते हैं। इसमें व्यक्तिगत खाता भी बनते वास्तविक और नाम मात्र से संबंधित मदों के खाते खोले जाते हैं और इनसे संबंधित लेन देन का लेखा किया जाता है। खाता बही के प्रारंभ में खातों की सूची, यानी कि पहले पेज पे जो है खातों की सूची बनाने के लिए कुछ प्रश्न छोड़ दिए जाते हैं स्टार्टिंग में कि कौन से पेज पे कौन सा खाता बना हुआ है, इसलिए इंडेक्स तब समझ लीजिएगा। इसके पश्चात एक खाते के लिए सामान्यतः एक पृष्ठ छोड़ा जाता है। यदि किसी खाते से संबंधित लेन देनों की संख्या अधिक होती है तो इसके लिए एक से अधिक पृष्ठ छोड़ दिया जाता है। किसी भी खाते से के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें बनी हुई अनुक्रमणिका या सूची की सहायता से खाते की पृष्ठ संख्या सरलतापूर्वक ज्ञात, यानी जो इंडेक्स बनाया हमने अनुक्रमणिका, उससे देख लेते हैं किस पेज पे खाता बना। अब खाता बही की आवश्यकता और या उपयोगिता के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें कह रहा खाता बही के रखने की आवश्यकता व्यापारी को निम्नलिखित कारणों से होती। पहला, एक खाते से संबंधित समस्त सूचनाएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे क्रय खाते से संबंधित सूचनाएं आपको प्राप्त करनी, तो रोजनामचे में एक स्थान पर क्रय नहीं लिखा होगा। आपने 20 बार क्रय किया तो 20 जगह लिखा होगा, 20 अलग अलग डेट में, अलग अलग दिनांक में। आपने ऐसी विक्रय अलग अलग डेट में किया तो अलग अलग, तो इनको एक ही जगह पर सारी क्रय से संबंधित सूचनाएं हमको क्रय खाते से मिल जाएंगी, विक्रय संबंधित विक्रय से मिल जाएंगी। अब एक ही जगह पर जब हमें सूचनाएं मिल जाती हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारा सरलता और शीघ्रता से हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती, जल्दी जानकारी प्राप्त हो जाती। दूसरा आता अंतिम खाते बनाने के लिए आवश्यक। अभी मैंने आपको जो अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि लेखांकन प्रक्रिया बताई थी, उसमें सबसे पहले हम रोजनामचा बनाते हैं, रोजनामचे के बाद खाता बही बनाते हैं, खाता बही के बाद तलपट बनाते हैं और तलपट के बाद बनाते हैं अंतिम खाता। अंतिम खाते बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? अंतिम खाते बनाने का उद्देश्य होता है कि हमें एक पर्टिकुलर एक साल में, जो हमारा एक साल व्यतीत हो गया है, उस साल में हमारे बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई, ये देखने के लिए, और हमारे व्यापार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है ये देखने के लिए। अब जरा आप बताइएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ या हानि कैसे निकलेगी? सपोज कर लीजिएगा एक साल में आपने 5 लाख का माल खरीदा और उसे एक साल में 6 लाख रुपए में बेच दिया, तो आपको कितना लाभ हुआ? 1 लाख रुपए का लाभ हुआ। अब 1 लाख रुपए का लाभ कैसे मिला आपको? जब आपको एक साल का क्रय एक जगह पर इकट्ठा मिल जाए, सूचना मिल जाए, एक साल के विक्रय की सूचना एक जगह पर मिल जाए। ऐसा थोड़ी 365 दिन में आपने 300 बार क्रय करा तो 300 बार अलग अलग देखते रहें। तो इससे क्या होगा कि अंतिम खाते जब बनाएंगे तो उसमें आपको क्रय की आवश्यकता पड़ेगी, विक्रय की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्रय विक्रय आपको एक जगह पर सरलता से कैसे मिलेगा? जब आप खाता बही में क्रय खाता और विक्रय खाता बनाते हैं। तो इसलिए इसकी अंतिम खाते बनाने के लिए ये आवश्यक है। इसके अलावा आता व्यापार की स्थिति का वास्तविक ज्ञान। तो व्यापार की स्थिति का मतलब होता है हमें लोगों से पैसा कितना लेना है और लोगों का पैसा कितना देना है, ये हमारी आर्थिक स्थिति बताती। अगर हमारे पास संपत्तियां कम रुपए की हैं और दायित्व हमारे ऊपर ज़्यादा हो गया, कर्जा ज़्यादा हो गया, तो आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। तो इसकी भी सूचना हमें कब मिलेगी? जब हम आर्थिक स्थिति हमें किससे ज्ञात होती है? आर्थिक चिट्ठा बनाने से। और आर्थिक चिट्ठे में जो हम अकाउंट की डिटेल लिखते हैं, जैसे लेनदार कौन व्यक्ति होता है? जो हमसे पैसे लेने आएगा। राम, मोहन, श्याम, हरि, इनको हमें पैसा देना है तो इनको लेनदार दायित्व पक्ष में आर्थिक चिट्ठे में लिखा जाता है। तो लेनदार का जब हम खाता बनाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा राम को कितना देना, मोहन को कितना देना, श्याम को कितना देना।
और टोटल लेनदार कितने के हैं, ऐसी टोटल देनदार वो व्यक्ति होते हैं जो हमें पैसा देने आएंगे। हमारे पास बिल्डिंग कितने की, फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर का खाता बना के फर्नीचर का बैलेंस निकाल लेंगे कितने रुपए का है, मशीनरी खाते से मशीनरी का निकाल लेंगे। तो ये व्यापार की आर्थिक स्थिति के लिए भी क्या होता है कि हमें खाते बनाने पड़ते हैं। तो आर्थिक चिट्ठे से, ये मैंने चौथा वाला पॉइंट आपको बता दिया। तीसरे पॉइंट में कह रहा है व्यापार की स्थिति का वास्तविक ज्ञान। तो व्यापार की स्थिति का मतलब होता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना लाभ हो रहा, कितना आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितना रुपया हमें देना है, कितना लेना है, ये सब व्यापार की स्थिति का ज्ञात करने के लिए भी हमें खाते बनाने पड़ते हैं। शुद्धता की जांच, खातों के शेष से तलपट बनाकर खातों की शुद्धता संबंधी जांच। अब खातों की शुद्धता की जांच कैसे होती है, तलपट से ज्ञात होती है। अब तलपट कब बनता है, तलपट कैसे बनता है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देता जा रहा हूँ आपको। तलपट भी आप बनाने का थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिएगा। तलपट कैसे बनता है, जब हम खाता बही में खाते बनाते हैं तो उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। जैसे रोकड़, हमारे पास 50,000 रुपये रोकड़ आई थी, 30,000 चली गई, तो रोकड़ अब हमारे पास कितनी बची होगी, 20,000। तो ये 20,000 जो है रोकड़ का डिफरेंस है, बैलेंस है। अब यही रोकड़ हमारे तलपट में पोस्ट होगी जो बैलेंस बची है, ठीक है। ऐसी संपत्ति हमारे पास मान लो मशीन 50,000 रुपये की थी, 1 साल तक हमने मशीन का यूज करा, 10,000 रुपये घिस गई, तो अब हमने मशीन कितने की बची है, 40,000 की बची। ऐसे हमने 20,000 का फर्नीचर खरीदा था, 1 साल तक हमने यूज़ करा, 5,000 का घिस गया, तो 15,000 का बचा। तो बचे हुए जो बैलेंस हैं, ये बैलेंस भाई खाता बही में, अभी आपने ऊपर देखें यहाँ पर पढ़ा था कि खाता बही में आपको क्या क्या पढ़ना है। खाता बही में आपको ये है, खातों को बंद करना एवं उसके शेष निकालना। तो शेष निकालने का मतलब है हमारे खाते में कितने रुपए का बैलेंस बचा है, और इन बैलेंस से ही हमारा बनता है तलपट। और तलपट हमारी शुद्धता की जांच करता है कि हमारे सारे जो लेजर है और आपका रोजनामचा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। एक्चुअली तलपट हमारी संपूर्ण शुद्धता की जांच नहीं करता है, एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। तलपट हमारी केवल अंकगणितीय शुद्धता की जांच करता है, क्योंकि तलपट का जो दोनों साइड का टोटल है वो बराबर आया करता है। अगर बराबर आया तो इसका मतलब अंकगणितीय शुद्धता इसमें बनी हुई है, अंकगणितीय शुद्ध रहेंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है वैधानिक प्रमाण। व्यापारिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में खाता बही को वैधानिक प्रमाण के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि हमारा पैसा आपके ऊपर ज़्यादा है, तो उसके लिए जो हमने लेजर बनाया था उसका लेजर हमें ये डिटेल बता देगा कि उससे हमने कितने रुपए का माल खरीदा था या कितना रुपया उधार लिया था, उसके बाद कितना पेमेंट कर दिया, उसके बाद उसका कितना बचा है। तो ये वैधानिक प्रमाण के रूप में भी कोई विवाद की स्थिति में हमारा काम करेगा। समय एवं श्रम की बचत, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी खाते संबंधित जानकारी रोजनामचे से लेना है तो रोजनामचे में तो बहुत जगह एंट्रियां हैं, तो सबका टोटल करना पड़ेगा, सबको अलग अलग लिख के टोटल करना पड़ेगा। इसमें समय हमारा बहुत लगता है, और श्रम समय, जब हमने खाता बही बनाई है तो खाते बही से तुरंत ही इसकी जानकारी मिल जाती, जिससे समय और श्रम की बचत हो जाती। ऋणों की वसूली एवं भुगतान में सुविधा, खाता बही में हमें ये पता होता है देनदारों से कितना ऋण वसूल करना और लेनदारों को कितना भुगतान करना, इससे उसमें सुविधा मिल जाती है। इसके बाद आता खतौनी पोस्टिंग से आशय, खतौनी करने के सिद्धांत एवं मिश्रित लेखों की खतौनी। पोस्टिंग का मतलब क्या होती है, पोस्टिंग का सीधा सा मतलब होता है जो आपने रोजनामचा बनाया है, रोजनामचे में जैसे क्रय से संबंधित लेखे हैं वो क्रय खाते में ले जाके लिख देना, ठीक है। विक्रय संबंधित लेखे विक्रय खाते में लिख देना, यानी कि रोजनामचे में जिस खाता बही में जो खाते खोले जाएंगे, जिस खाते संबंधित रोजनामचे में जितने भी लेखे किए हुए हैं उन सबको उस संबंधित खाते में लिखना ही पोस्टिंग कहलाती है, यानी कि खतौनी करना कहते हैं। इस विधि के, अब इसे पढ़ लीजिए, जर्नल में किए गए लेखों को खाता बही में संबंधित खातों में लेखा करने की विधि को पोस्टिंग खतौनी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत जर्नल प्रविष्टि में जो खाता ऋणी होता, अब यहाँ पर ध्यान रखें, जो खाता ऋणी होता उसे खाता बही के ऋणी पक्ष में लिखा जाता है और जो धनी होता है उसे खाता बही के धनी पक्ष में। जैसे मान लो एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ, आपने नकद माल 20,000 का खरीदा, तो आपकी जो प्रविष्टि बनेगी वो क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का। यहाँ पर देखें क्रय खाता आपका ऋणी है। अब आप जब
किराए का लेजर बनाएंगे। पीछे मैंने आपको ये आपका इसका प्रारूप दिया था, तो इसमें देखिए ये बायां पक्ष जो है ये वाला, ये तो आपका ऋणी पक्ष है। थोड़ा सा मैं लिख कर दिखा दूं, ये जो बायां पक्ष है ये वाला, ये ऋणी है, ठीक है, और ये आपका धनी है। अब एंट्री क्या बनी थी, क्रय खाता ऋणी और रोकड़ खाते का। तो आपका यहाँ क्रय खाता ऋणी है, तो इधर ऋणी पक्ष में आप लिखेंगे, क्रय खाता ऋणी है ऊपर तो लिखेंगे, यहाँ पर आप क्रय खाता लिख देंगे, यहाँ पर आप क्रय खाता लिखेंगे, सॉरी ये मैं भी लिख कर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लिखेंगे क्रय, ये लिख दिया आपने क्रय खाता। अब आपने यहाँ क्रय खाता लिख दिया। अब आप जब क्रय खाता बनाएंगे तो क्रय खाते का ये ऋणी पक्ष है, यहाँ ऋणी पक्ष में आपको लिखना है। अब ध्यान रहे, जर्नल में भी मैंने आपको बताया था रोजनामचे में कि जिसकी बुक में बनाते हैं उसका नाम नहीं आता, यहाँ पर भी सेम। जब ऊपर आपने क्रय खाता लिख दिया तो इसके अंदर क्रय खाता कहीं नहीं आएगा, इसके अंदर क्रय खाता कहीं नहीं आएगा। तो क्या आएगा, क्रय खाता तो हो गया ऋणी। अब दोहरा लेखा प्रणाली पर एंट्रियां लेखे बनते हैं, तो ऋणी का कुछ धनी भी होगा। धनी क्या है, रोकड़ है। तो क्रय खाते के ऋणी पक्ष में रोकड़ का नाम लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाते का। क्या लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर रोकड़ खाते का। ऋणी में का लिखते हैं और धनी में से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, रोकड़ खाते का। अब क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का मान लो 20,000 रुपये लिखी हुई है। वैसे तो अमाउंट दोनों साइड में एक ही होती है, ऋणी में भी 20,000 होगी, धनी में भी 20,000 होगी। लेकिन ध्यान रहे, आप क्रय खाता बना रहे हो तो अमाउंट में जो धनराशि लिखोगे वो क्रय खाते की धनराशि लिखोगे 20,000, रोकड़ की नहीं लिख रहा है। रोकड़ का नाम लिख रहे हो, क्रय खाते की धनराशि लिख रहा है। यहाँ पर डेट लिख देंगे, दिनांक विवरण में रोकड़ खाते का, ठीक है। अब जब बनाओगे रोकड़ खाता तो आप ऊपर लिख दोगे रोकड़ खाता। कैसे लिखोगे देखो, अब आपने दोबारा से, क्योंकि एक एंट्री डबल एंट्री सिस्टम पर होती तो एक जो लेखा है वो उसके लिए 2 खाते बनेंगे। तो अब आपने यहाँ लिख दिया रोकड़ खाता। क्या लिख दिया, रोकड़ खाता, ये ऊपर लिख दिया रोकड़ खाता। अब जब ऊपर रोकड़ खाता लिख दिया तो अब आप समझ लीजिएगा कि नीचे खाते में कहीं पर भी रोकड़ खाते का नाम नहीं आएगा। अब रोकड़ खाता तो था धनी, क्योंकि क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का, तो अब रोकड़ खाता नहीं आएगा इसमें नाम, इसमें आएगा क्रय खाता, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली है, रोकड़ का तो नाम आएगा नहीं। तो रोकड़ का दूसरा भाई कौन है, दूसरा साइड, दूसरा पक्ष कौन सा है, दूसरा रूप कौन सा है, क्रय है। तो इधर लिखेंगे आप क्रय खाते से, धनी में, क्योंकि रोकड़ धनी थी इसलिए धनी पक्ष में क्रय खाते से। ये 2 खाते अलग अलग बनेंगे। पहले आपने क्रय खाता बना दिया, उसका क्लोज, उसके बाद फिर से लाइनें बनाएंगे, फिर से बनाएंगे रोकड़ खाता, तो यहाँ लिख देंगे क्रय खाते से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये इसकी विधि होती, उपयोगिता भी आपने पढ़ ली, और सिद्धांत में आप पढ़ लीजिएगा, यही सब चीज़ें बताई हैं, मध्य में लिखना और ये सब। अब हम एक खाता, जैसे यहाँ पर ये इसने एक एग्जाम्पल दिया था उसको देख लेते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2010 को मोहन से 200 रुपये का माल खरीदा, इसका जर्नल में लेखा कीजिए। तो जर्नल में मोहन से खरीदा, इसका मतलब उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदने मोहन, इसमें 2 रूप हैं, एक तो क्रय एक मोहन। क्रय पर जो नियम लगेगा वो वास्तविक खाते का नियम लगेगा और मोहन पर व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो आप बार बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रय खाते का नियम लगेगा, तो माल पर जो माल खरीदा है तो खरीदने को हम क्रय लिख सकते हैं।
तो माल पर जो नियम लगेगा, वास्तविक खाते का नियम है आने वाली वस्तु ऋणी। तो हमारे पास माल आया है तो आने वाली वस्तु का मतलब माल खाता ऋणी कर दें, लेकिन खरीद रहे हैं तो उसकी जगह पर क्रय लिख दीजिए माल खाते। क्रय खाता ऋणी हो गया। अब देने मोहन पर व्यक्तिगत खाते का नियम, व्यक्तिगत खाते का नियम होता पाने वाला ऋणी देने वाला धनी। तो मोहन कौन है? देने वाला, देने वाले को धनी कर दिया, यानी मोहन का 200 रुपये 200 रुपये। इंग्लिश में परचेज अकाउंट डेबिट और टू मोहन ऐसे लिख सकते हो। अब इसका देखिए दो खाते बनाएंगे, एक तो क्रय खाता यानी कि परचेज और दूसरा मोहन का खाता। तो परचेज देखिए क्रय खाता यहाँ पर ऋणी है तो ऊपर तो आप लिख दीजिए क्रय खाता पहले बना रहे हैं या कि परचेज अकाउंट, इधर ऋणी है या धनी है। तो जब क्रय ऋणी होगा तो ऋणी में पोस्टिंग होगी लेकिन धनी वाले के नाम से, ऋणी में पोस्टिंग होगी और किसके नाम से? अब क्रय खाते का नाम नहीं आएगा, धनी में कौन है? मोहन का। तो मोहन का, देखो यहाँ क्या लिख दिया? मोहन का, मोहन का लिख दीजिएगा तो ज़्यादा सही है। 200 रुपीज़ और इंग्लिश में टू मोहन लिख दो, 200 रुपीज़। एक ही लिखना है, या तो इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में, और बेटर होगा 9 तक के स्टूडेंट 9 तक के हिंदी में ही लिखें तो सही है। 200 रुपये हो गया। अब आप दूसरा खाता देखिए बनाएंगे फिर से मोहन खाता। तो मोहन ऊपर लिख दिया आपने, तो मोहन का नाम देखेंगे, ये आया था मोहन धनी था, तो धनी पक्ष में क्रय का नाम जाएगा। तो धनी पक्ष में देखो क्रय खाते से बाई परचेज अकाउंट 200, चाहे इंग्लिश में लिखते हैं चाहे हिंदी में, हिंदी में ही लिखना आप, क्रय खाते से 200 रुपये। दो खाते बन गए एक एंट्री के लिए। अब इसके बाद एक एंट्री और देखिएगा, ये मिश्रित एंट्री होती। जैसे आपने मान लो किराए के 150 रुपये दिए, वेतन के 500 रुपये दिए, मजदूरी के 70 रुपये दिए, तो ये सारे अवास्तविक खाते का नियम लगेगा सब पे। और अवास्तविक खाते का नियम होता व्यय ऋणी और लाभ और आय धनी। तो यहाँ पर ये व्यय है तो व्यय खाता ऋणी, तो क्या एंट्री बन जाएगी? किराया खाता ऋणी, वेतन खाता ऋणी, मजदूरी खाता ऋणी और रोकड़ खाते का। चाहो तो आप इसकी अलग अलग एंट्री बना दो। किराया खाता ऋणी 150, टू रोकड़ खाते का एक एंट्री, वेतन खाता ऋणी रोकड़ खाते का एक एंट्री और मजदूरी खाता ऋणी रोकड़ खाते का एक एंट्री अलग अलग। चाहो तो इसे कंबाइंड में एंट्री बना दो तीनों, क्योंकि तीनों से ही रोकड़ खाता हमारा धनी होगा। तो सारी चीज़ें ऋणी कर दो और रोकड़ खाता एक ही बार में 720 रुपये से धनी कर दो। ये एंट्री बन गई आपकी। इसके बाद देखिएगा अब हम इसकी पोस्टिंग जब करेंगे तो इसके लिए देखिए 4 खाते बनेंगे, एक तो किराया खाता, वेतन खाता, मजदूरी खाता, रोकड़ खाता। तो इंग्लिश में रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले किराया खाता बना तो किराया खाता आपने ऊपर लिख दिया। अब किराया खाता ऋणी है तो धनी में कौन है? रोकड़ है, तो नीचे जो लिखा जाएगा रोकड़ खाते का। अब यहाँ पर धनराशि देखिए रोकड़ खाते की नहीं लिखेंगे, कौन सा खाता बना रहे हो? क्रय खाता। तो क्रय खाते में 150 रुपये हैं तो 150 रुपये लिख देंगे, 150 रुपये देखिए आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा खाता वेतन खाता बनाएंगे तो वेतन खाता ऋणी है वहाँ पे 500 रुपये से, तो वेतन खाते में नाम धनी वाले का रोकड़ खाते का लिखा जाएगा, लेकिन धनराशि वेतन की 500 रुपये लिखी जाएगी। ऊपर देखिए यहाँ पर वेतन 500 रुपये से था तो 500 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद मजदूरी खाता बनाओगे तो मजदूरी खाता ऊपर लिख दिया, तो मजदूरी खाता ऋणी है, ऋणी पक्ष में, ये वाला ऋणी पक्ष है आपका, इधर वाला जो है आपका ये क्योंकि ऋणी पक्ष है इधर, तो इधर ऋणी पक्ष में किसका नाम लिखोगे आप? जो धनी में है, क्योंकि मजदूरी खाता बना रहे तो मजदूर ऋणी है इसलिए ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा किसके नाम से? रोकड़ खाते का 70 रुपये। और इसके बाद अब हम अमाउंट धनराशि वही लिखी जाती है जो खाता बनाते हैं। इसके बाद रोकड़ खाता जब बनाएंगे तो रोकड़ खाते में देखिए रोकड़ खाता 720 रुपये से धनी है तो 720 रुपये धनी में लिखेंगे। तो 720 रुपये लिखने के लिए तीनों खातों को धनी में लिखा जाएगा, किराया खाते से 150, वेतन खाते से 500 और मजदूरी खाते से 70 रुपये, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है आपका अच्छे से खाता वही समझ में आ गई होगी। आप इस क्वेश्चन को भी 1-2 बार कर लीजिएगा, 2-3 बार, और सबको अच्छे से 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको खाता वही सही से समझ में आ जाए। कल मैं इस चैप्टर की 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट।